क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा, सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। ओके, अच्छा 3 क्वेश्चन बाकी हैं बिल्कुल। फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डी। क्या बोला, कंपनी डी है, कंपनी ई है, कंपनी एच है, कंपनी एफ है, जी आई है, ये क्या चक्कर है। कंपनी डी सबसे ऊपर दिखा रखा है, फिर दो ऐसा नीचे कंपनी ई और एच दिखा रखा है, मतलब ये है सब्सिडियरी ऑफ डी। अच्छा, रिश्तेदार हैं, हाँ। और फिर कंपनी ई के नीचे भी ऐसा बना रखा है चार्ट के अंदर, ये सब्सिडियरी है कंपनी ई का, कंपनी एफ, और ये एसोसिएट है कंपनी ई का, कंपनी जी। और ये कंपनी आई क्या है, कंपनी आई है सब्सिडी कंपनी ऑफ कंपनी किसका, सब्सिडी ऑफ एच। ठीक है, डन। ओके, ऑल द कंपनीज इन द अबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड। सारी की सारी कंपनीज क्या है, अनलिस्टेड है। लिस्टेड होने पर तो मजा ही नहीं आता है। लिस्टेड होने पर तो क्या हो जाता है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी उस पर 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल है मैंडेटरीली, तो फेज 2 के अंदर तो आ ही जाएंगे, एप्लीकेबल हो ही जाएगा। अनलिस्टेड होता है ना, तभी क्वेश्चन थोड़ा सा और शानदार बनता है। नेटवर्थ किसका बता रहा है, नेटवर्थ केवल कंपनी ई का बता रहे हैं। नेटवर्थ ऑफ कंपनी ई इज 300 करोड़। अच्छा, दोनों बताया तो दो का है। एंड नेटवर्थ ऑफ ऑल अदर कंपनीज इज बिलो 250। अच्छा, बाकी सबका 250 से कम का है। नेटवर्थ ऑफ ऑल अदर कंपनीज इज बिलो 250 करोड़। ठीक है जी, केवल एक कंपनी ई ही है जिसका नेटवर्थ 300 करोड़ है, 250 करोड़ से ज्यादा। मतलब ये फेज 2 के अंदर आ जाएगा 1 अप्रैल 2000 कब 17 से एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 से इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी तो 250 करोड़ से नीचे है तो उन पर तो डायरेक्टली तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कंपनी ई के रिश्तेदार जरा देखना। कंपनी ई के रिश्तेदारों में एक इसका होल्डिंग कंपनी है, उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा सेम डेट से ही। इसका सब्सिडियरी पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, और इसके एसोसिएट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन क्या कंपनी एच और कंपनी आई पर, क्या कंपनी एच और कंपनी आई पर भी हो जाएगा क्या। सर देखो, कंपनी डी पर हो गया ना, तो अभी कंपनी एच पे और कंपनी एच की सब्सिडी कंपनी आई पर भी हो जाएगा ना। नहीं, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो गलत है भैया। ये डायरेक्ट रिलेशन देखा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कि ये इसका इसका रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार ये, इसका रिश्तेदार ये। ऐसे तो भैया सभी रिश्तेदार ही है ना। इस हम सभी भारतीय और हम ये जितने भी हैं वो सारे हमारे भाई और बहन। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं चलना रे, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलना। ओके, वो ऐसे तुम लेते थे ना ऐसा। हाँ सर, लेते तो थे, चुप हो जाते थे, एक को छोड़कर सब भाई बहन है, दो चार को छोड़कर है, किसी किसी दो चार को छोड़ के भी होता है ना। ओके, देखो, केवल डायरेक्ट में देखना। ऐसा मत देखना कि कंपनी ई पर एप्लीकेबल है तो कंपनी डी पर हो गया क्योंकि वो उसकी होल्डिंग है, और अब क्योंकि कंपनी डी पर है तो कंपनी एच पे भी हो जाएगा क्योंकि वो उसकी सब्सिडियरी है, और कंपनी आई पर भी हो जाएगा क्योंकि वो एच की सब्सिडियरी है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो लिखें किस किस पर एप्लीकेबल और किस पर एप्लीकेबल नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए अपन पहले प्रोविजन लिखेंगे, और ताकि शॉर्ट में आंसर ये खत्म हो जाए, वरना हर एक कंपनी के बारे में अगर लिखने लगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया तब तो हो गया फिर तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक फॉलो करते हैं। पहले प्रोविजन लिख दो, कंपनी लॉ में तो लिखते हो ना तुम लोग, प्रोविजन लिखते हो, फिर केस के बारे में लिखते हो, फिर फाइनल डिसीजन देते हो। सेम वैसे ही प्रोविजन क्या है, इफ कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी। इस क्वेश्चन में क्या एप्लीकेबल है वो बताना है, ऐसे तो प्रोविजन बहुत सारे होते हैं। इफ कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी एंड इट्स नेटवर्थ net worth is equal to or more than 250 करोड़, 250 करोड़ या उससे ज्यादा का है, then it is covered under phase 2। ये किसमें कवर होगा, फेज 2 में कवर होगा। hence Ind AS would be applicable
hence Ind AS would be applicable from 1st April 2017, 1 अप्रैल 2017 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा 17। फिर उसके बाद यार दोस्त का भी बताना। Ind AS would also be applicable on any holding, subsidiary, joint venture, and associates of such company, तो इस कंपनी पर जिस पर Ind AS एप्लीकेबल है, अगर उसका कोई यार दोस्त है तो उस पर भी Ind AS एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, hence Ind AS would be applicable on Ind AS would be applicable on Ind AS would be applicable on कंपनी किस किस पर एप्लीकेबल होगा सर? कंपनी ई पर तो सबसे पहले होगा, कंपनी ई पर। तो क्यों? कि कंपनी ई ही है वो जिसका नेटवर्थ क्या है 300 करोड़ है। साथ साथ में रीजन भी लिखते चलेंगे। और क्या है? कंपनी ई पर है, डी है, एफ और जी है, इन सब का नाम लिख देते हैं। कंपनी डी, इसका रीजन भी लिख देंगे ना, तुमको अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो नेक्स्ट लाइन में लिख देना डी। कंपनी कौन सा? एफ। और कंपनी जी, कंपनी जी। ओके, रीजन क्या है? रीजन क्या है? एक काम करेगा, बार बार रीजन लिखें, इससे अच्छा है रीजन यहां पर लिख देते हैं। रीजन क्या है? नेटवर्थ। सबसे पहले तो जो नेटवर्थ है वो मोर देन इक्वल टू क्या है 250 करोड़ है, इज इक्वल टू 300 करोड़, दैट इज मोर देन 250 करोड़, मोर देन 250 करोड़। ओके, कंपनी डी पर क्यों है? क्योंकि कंपनी डी क्या थी सर? ई की रिश्तेदार थी, उसकी होल्डिंग कंपनी थी। कंपनी डी का रीजन क्या है? पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी है ऑफ कंपनी ई। ओके, एफ, एफ पे क्यों हुआ सर? एफ सब्सिडियरी था और जी वो एसोसिएट था, तो सब्सिडियरी कंपनी ऑफ कंपनी ई। और जी, जी क्यों सब्सिडियरी है? सॉरी एसोसिएट था ना ये तो। सर किधर ध्यान है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बड़ा ध्यान से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होते ही है ना, माइंड इधर से उधर जाते ही, सबसे इंपॉर्टेंट माइंड इधर से उधर जाते ही क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। ओके, एसोसिएट ऑफ कंपनी ई, तो ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, कंसंट्रेट करें, मन लगा के पढ़ाई करें। जिस काम में मन हो ना, सर आपका मन नहीं है पढ़ाने का? है यार, बट ठीक है, हो जाता है इधर उधर, है ना, मन लगा के पढ़ें और पढ़ाएं। नाउ कंपनी एच और आई का क्या सीन है? उस पर एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी एच एंड आई, कंपनी एच
and company I are not required to prepare its financial statement, to prepare its financial statement. एफएस लिख दूं चलेगा, याद रखना एग्जाम में पूरा लिख देना। एफएस मतलब इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड एस, इनको इंड एस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर नहीं करना है। हालांकि ध्यान रखना, हाउ एवर, याद है ना तुमको, एसएफएस और सीएफएस दोनों पर एप्लीकेबल होता है। अब एक बात बताओ, एसएफएस की तो बात कर ली, सीएफएस पेरेंट कंपनी सीएफएस बनाती है कि नहीं बनाती? बनाती है सर। अब जब कंपनी डी अपना सीएफएस प्रिपेयर करेगी तो कंपनी एच से और कंपनी आई से डेटा मांगेगी नहीं मांगेगी? बिल्कुल। कंपनी एच उसका सब्सिडी कंपनी और कंपनी आई भी उसका सब्सिडी कंपनी। कंपनी आई के लिए कंपनी जो डी है वो उसको बोलते हैं अल्टीमेट पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट। तो कंपनी आई का पेरेंट एच है और एच का पेरेंट डी है, तो कंपनी डी क्या हो गया? अल्टीमेट पेरेंट कंपनी हो गया। ये सीएफएस प्रिपेयर करेगा ना, तो कंपनी एच और आई के डेटा को भी अपने साथ मिक्स करेगा। लेकिन कंपनी एच और आई ने तो क्या कर रखा है? इंडेक्स फॉलो नहीं कर रखा, इन्होंने तो एएस फॉलो कर रखा है। इन्होंने तो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एएस फॉलो कर रखा है। तो अब ये इंडेक्स फॉलो करने लग गया, ये इंडेक्स फॉलो करने लग गया। इसकी वजह से ही तो सब इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं। किसकी वजह से? कंपनी ई की वजह से। ये इंडेक्स, ये इंडेक्स। तो सेपरेट में तो चलो ठीक है, सेपरेट में तो चलो ठीक है, सेपरेट के अंदर ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ठीक है। कंसोलिडेटेड का क्या सीन है? कंसोलिडेटेड के अंदर ये क्या चक्कर है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? कंपनी डी। तो कंपनी डी बनाएगा तो ई एच एफ जी आई सबको इंक्लूड कर दे, उसी का परिवार है, कंपनी डी का ही परिवार है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो इंडेक्स से बनाएगा तो ई एफ जी के तो डेटा इंडेक्स पर ही है, लेकिन कंपनी एच और आई इसके डेटा क्या है? इंडेक्स पर नहीं, एएस पर बेस्ड है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहेगा भैया आप, कंपनी डी कहेगा कि आप हमको ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दो, लेकिन किस फॉर्मेट में? जो मैं फॉलो करता हूं उस फॉर्मेट में, इंडेक्स फॉर्मेट में। और सर डबल मेहनत करवा दी। हाँ, ये एएस पे बना रहे थे, अब इसको इंडेक्स के बेसिस पर भी तैयार करना होगा और कंपनी डी को डेटा शेयर करने होंगे सीएफएस पर्पस के लिए। तो सर इससे तो अच्छा यही था ना कि ये लोग भी अपनी इच्छा से वॉलंटरीली क्या कर ले, अपनी इच्छा से इंडेक्स फॉलो कर ले। बिल्कुल कर सकते थे, करना भी चाहिए, वरना इसको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे, एएस के अकॉर्डिंग भी और इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी। क्यों एएस के अकॉर्डिंग? इसलिए क्योंकि सेपरेटली जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा तो इसको एएस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन सीएफएस पर्पस के लिए क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी इंडेक्स फॉलो कर रही है तो इनको भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे शेयर करने होंगे। किसके साथ? कंपनी डी के साथ। तो छोटा सा लिख देते हैं, हाउएवर फॉर सीएफएस पर्पस, सीएफएस पर्पस के लिए क्या करना पड़ेगा? हाउएवर फॉर सीएफएस पर्पस these have to prepare these have to prepare financial statement, these have to prepare financial statement, their financial statement following Ind AS, their financial statement following Ind AS। बस हो गया, डन। तो सीएफएस पर्पस के लिए इंड एस के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे। ओके, वैसे तो अपने आप में सेपरेटली इन पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं लग रहा है, लेकिन सीएफएस पर्पस के लिए इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करने होंगे एंड शेयर करने होंगे, सेंड कर देना होगा किसको? कंपनी डी को। ओके डन। चलिए अब बचते हैं दो क्वेश्चंस और, वो भी कर देते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सर इसमें भी लिखें या थोड़ा सा ऐसा नहीं लिख लेते हैं, काम करते हैं, लिख ही लेते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या करें? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एबीसी इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री,
हैज अ नेटवर्थ 700 करोड़। अच्छा 700 करोड़ है इसकी नेटवर्थ, सर 600 करोड़ से ज्यादा है। और तुमने नोट किया ये कहां पर है? सर ये फॉरेन कंपनी है, सर ये फॉरेन कंपनी है। तो भैया इंडेस तो इंडियन कंपनी पे लगते हैं, फॉरेन कंपनी पे थोड़ा ना लगते हैं, भले ही नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो। इट हैज टू सब्सिडीज, कंपनी एक्स जिसका नेटवर्थ है 600 करोड़, हाँ ये ठीक है, कंपनी एक्स है इसका नेटवर्थ कितना 600 करोड़ है, और कंपनी वाई जो है इसका नेटवर्थ 150 करोड़ है। ओके, whether company X and Y would be required to follow Ind AS from accounting period commencing on or after 1st April 16 on the basis of their own net worth, खुद की नेटवर्थ के बेसिस पर है, अगर एप्लीकेबल है तो ये बताना कि खुद की नेटवर्थ के बेसिस पर या ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एबीसी इनकॉर्पोरेशन। देखेंगे सर वो उसका क्राइटेरिया तो अभी लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उस पर खुद पर इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके यार दोस्त पे कहां से लगेगा? अब तो इंडिविजुअल ही देखना पड़ेगा। अच्छा कंपनी एक्स और कंपनी जो वाई है वो इंडियन कंपनी है ऐसा मान के चलना, हालांकि लिखा नहीं है कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, तो हम सेफर साइड दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, सेफर साइड हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये इसमें प्रॉब्लम है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। सर लिखा हुआ रीड करवा दीजिए ना, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है वैसे तो तुम लोग, क्यों सर हमको लिखना पड़ रहा है, आप भी लिखोगे, हम अकेले क्यों लिखें? हाँ आप तो लिखा हुआ दे दोगे, नहीं सर आप लिखा हुआ दे देते हैं सर, है ना? ऐसा खैर मेरे साथ हुआ नहीं, मैं खुद लिख देता हूँ, कभी कभार चीटिंग कर जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो बच्चे भी समझते हैं। चलो तुम भी तो चीटिंग करते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे? सिंस द फॉरेन कंपनी एबीसी इनकॉर्पोरेशन is not a company incorporated, is not a company incorporated under the Companies Act 2013, under the Companies Act 2013 or the earlier Companies Act, पहले कौन सा चलता था सर? 1956। तो ना तो 1956 या ना ही 2013 में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट नहीं है। इट इज, इसलिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, it is not required to prepare its financial statement as per the company's Indian accounting standard। सर थोड़ा भारी लैंग्वेज लिखवा दिया इस बार आपने, कोई बात नहीं, ये भी पता होना चाहिए, किसी की इच्छा हो कि ऐसा लिख के आए वैसा लिख के आना, बड़ा सिंपली लिख के आना, नॉट कंपनी incorporated under Companies Act 1956 or 2013, so Ind-AS would not be applicable on this company, simple। So it is not required to prepare its financial statement as per the company's Indian accounting standard, Indian accounting standards rule 2015, 2015। ओके यही रूल आया था ना एमसीए ने 2015 में, बिल्कुल, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है, डन।
एज द फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, पैरा चेंज करते हुए, एज द फॉरेन कंपनी is not required to prepare financial statement based on Ind AS क्योंकि फॉरेन कंपनी को इंड AS के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करना था, तो उसके जो यार दोस्त है, as the foreign company is not required to prepare financial statement based on Ind AS, उसको बनाना ही नहीं है। तो नेटवर्थ क्राइटेरिया तो कोई यार दोस्त तो बात की बात, पहले इसकी बता, नेटवर्थ क्राइटेरिया कोई मायने रखेगा क्या? नेटवर्थ ऑफ फॉरेन कंपनी, कोई बोले सर नेटवर्थ तो बढ़ गया ना, देखो नेटवर्थ तो ज्यादा आया है ना, तो मायने नहीं रखते। नेटवर्थ ऑफ फॉरेन कंपनी ABC Incorporation would not be net worth of foreign company ABC Incorporation would net, ये पूरा लिख देते हैं, foreign company ABC net worth of foreign company ABC Incorporation would not be the basis for deciding whether Indian subsidiary company कौन कौन सी, एक्स लिमिटेड थी और वाई लिमिटेड थी ना, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर financial statement based on Ind AS। कोई बोल दे कि भाई चलो इस पर तो एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन कंपनी तो चलो ठीक है, इंडिया की है ही नहीं, तू तो है ही बाहर का पराया, चल तेरे पे तो कोई बात नहीं, इंडिया से नहीं लगता, लेकिन तेरी नेटवर्थ 600 करोड़ है जो कि 500 करोड़ से ज्यादा है, तो तेरे रिश्तेदार जो इंडिया में रहते हैं उस पर तो एप्लीकेबल होगा का? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इस पर्टिकुलर कंपनी फॉरेन कंपनी पर ही इंड AS एप्लीकेबल नहीं है, तो इसकी नेटवर्थ को चेक करके जबरदस्ती इंडिया में जो कंपनीज हैं उन पर इंड AS एप्लीकेबल नहीं होगा, उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब अभी देखना पड़ेगा कि कंपनी X और कंपनी Y पर एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो देखते हैं। अब इफ कंपनी X लिमिटेड, क्वेश्चन ने दिया नहीं इसलिए अपने को डबल मेहनत करना पड़ेगा, खुद से मानना पड़ेगा एक बार कि ये लिस्टेड है, एक बार मानना पड़ेगा कि ये अनलिस्टेड है। कंपनी X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनीज। अब वो नॉर्मल आ गया भाई, एक हमने बता दिया कि फॉरेन कंपनी की वजह से इन पर एप्लीकेबल नहीं है। अब इनका खुद का चेक कर लो नेटवर्थ कितना है, अगर ये लिस्टेड है तो कैसे होगा, ये मैंने एक कंपनी का कॉलम बना दिया, फिर उसके बाद इंड AS एप्लीकेबिलिटी, इंड AS एप्लीकेबल है कि नहीं है, एप्लीकेबिलिटी, और अगर एप्लीकेबल है तो किस दिन से एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन डेट, और एप्लीकेशन का रीजन क्या है, आखिर ये इंड AS एप्लीकेबल है क्यों, रीजन। तो कंपनी X की बात करते हैं, X लिमिटेड, देखो जरा
एक्स लिमिटेड क्या है सर? एक्स लिमिटेड का नेटवर्थ है 600 करोड़, 600 करोड़। तो ऑब्वियसली इंड एस इस पर एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी है, एप्लीकेबल है क्योंकि इसका नेटवर्थ 600 करोड़ है। तो एप्लीकेशन डेट 1 अप्रैल 16 रहेगा, 1 अप्रैल 2016। ओके, रीजन क्या? नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना? 500 करोड़ या उससे ज्यादा। जो भी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगा उस पर 1 अप्रैल 16 फेज 1 में ही क्या हो जाएगा? इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। और कंपनी बात करते हैं वाई लिमिटेड, इस पर एप्लीकेबल सर लिस्टेड है तो एप्लीकेबल तो होगा। कब से होगा ये बता दो, कब से होगा? सर इसका नेटवर्थ 150 था, 250 करोड़ उससे ज्यादा नहीं था। तो सॉरी 500 करोड़ से ज्यादा तो था नहीं। तो अभी सेकंड फेज, फेज 2 में अप्लाई हो जाएगा 1 अप्रैल 17 से। 250 का तो अनलिस्टेड में देखा जाता है, लिस्टेड में देखते ही नहीं है। ओके, रीजन क्या? रीजन लिख दो, लिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है इसलिए क्या है, इस पर 1 अप्रैल 17 से एप्लीकेबल हो गया, ऑल लिस्टेड कंपनीज। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्या सर? अभी ये सारी चीजें हम फिर से कॉपी मार लेते हैं। इफ कंपनी एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर अनलिस्टेड कंपनी, अगर ये अनलिस्टेड हुई तो, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी हुई तो सर अनलिस्टेड है तो एक्स लिमिटेड का तो नेटवर्थ कितना है सर? एक्स लिमिटेड का नेटवर्थ है 600 करोड़। तो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा का है तो उस पर इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का क्या सीन सर? वाई लिमिटेड का ऐसा है, इंड एस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो इंड एस एप्लीकेबल क्या लगता है? अनलिस्टेड है और नेटवर्थ 150 है सर, अनलिस्टेड में 250 करोड़ से नीचे को पर तो इंड एस एप्लीकेबल ही नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल लिखना, नॉट एप्लीकेबल। ओके, और क्या कर देना? एप्लीकेशन डेट ब्लैंक छोड़ देना, रीजन बता देना, अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, हैविंग net worth less than 250 करोड़, having net worth less than 250 करोड़, 250 करोड़ से इसका नेटवर्थ कम है इसलिए इस पर इंड एस एप्लीकेबल ही नहीं है। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये ऑब्वियसली कभी भी देखना, कभी भी कोई वीडियो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 2 घंटे करीब का पहुंच गया है, तो मैं उस वीडियो को बाद में स्प्लिट कर दूंगा ताकि आप एक ही घंटे देख सको। ये है ना, बार बार मैं बोलूंगा नहीं, ये मान के चलना, कोई भी वीडियो अगर बड़ा रहा तो मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा जो भी अप्रोप्रिएट बेसिस होगा, अगर मुझे लगा तो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो मुझे आज लग रहा है कि आज का वीडियो बड़ा हो गया है, तो हो सकता है मैं इसको देखूंगा और इसको स्प्लिट करवा दूंगा। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, 1.5 आवर का हुआ मान लो, तो चलने देंगे, तो चलने देंगे। ये हर जगह रहेगा, ये रूल सब जगह रहेगा, है ना? सारी जितनी भी क्लासेस लूंगा, जितना भी टाइम लगेगा, डिपेंड करता है हर क्लास में, जरूरी नहीं कि फिक्स उतना ही टाइम लगता है, कम ज्यादा हो सकता है, वो आपको तो पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का इसलिए हम बनाते हैं ताकि परेशानी नहीं हो। 2-2 घंटे की क्लासेस लेना बच्चा बोर हो जाता है, तो 2 घंटे की क्लास है, ओ मैं तो नहीं लूंगा, डर के नहीं लेता है। तो इसलिए छोटा छोटा क्लास होता है, लगता है कि अच्छा 1 घंटा है, अवेलेबल है, हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा काम किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? एज पर द रोड मैप, इंड एस इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18। अच्छा, इंड एस एप्लीकेबल है टू कंपनी एक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18। अगले ने लिख के दिया कि कंपनी एक्स पर क्या हो गया है? इंड एस एप्लीकेबल हो गया है, कब से? 17-18 से। ठीक है, कंपनी एक्स क्या है? नॉन फाइनेंस कंपनी है, वही एनबीएफसी नहीं है, मतलब जो नॉर्मल कंपनीज है वो है।
कंपनी एक्स बोल रहा है इज अ सब्सिडियरी ऑफ एनबीएफसी, अच्छा ये एनबीएफसी का सब्सिडियरी है। कंपनी वाई जो कि एनबीएफसी इज अनलिस्टेड एनबीएफसी, अच्छा वो अनलिस्टेड है, वो भी लिस्टेड नहीं है, उसका नेटवर्थ 400 करोड़ है, 500 करोड़ से कम है, मतलब फेज 2 में एनबीएफसी के फेज 2 में इस पर इंड एस एप्लीकेबल होगा। व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई? कंपनी एक्स के लिए तो बोल ही रहा है बेचारा इंड एस एप्लीकेबल है 2017 से, ठीक है ना। अब एनबीएफसी के लिए देखना है। अभी यहाँ पर जो रिश्तेदार देखोगे ना, जब तुम कंपनी एक्स के लिए देखते हैं ना हम रिश्तेदार, तो एनबीएफसी को मत देख लेना, एनबीएफसी के लिए अलग से रूल है। तो वो जो होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट आप कहोगे भैया इस पर एप्लीकेबल है, तो वही ये इसकी सब्सिडियरी तो है तो उसके पेरेंट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। पेरेंट कंपनी अगर नॉर्मल कंपनी होता, एनबीएफसी नहीं होता, तो एप्लीकेबल हो जाता कब 17-18 से ही। लेकिन क्योंकि एनबीएफसी है तो एनबीएफसी के रूल कब से चल रहे हैं 18 और 19, 1 अप्रैल 18 फेज 1, 1 अप्रैल 19 फेज 2, कैसा 15 16 17 देन 18 और 19, 18 19 किसके लिए एनबीएफसी के लिए। तो एनबीएफसी अनलिस्टेड है 400 करोड़ है, 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल होगा इस पर, ओके। लेकिन सर इनको तो सीएफएस बनाना होगा ना, यस सीएफएस पर्पस के लिए हम जरूर देखेंगे कि क्या करना है, वो अलग बात है, बट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनबीएफसी रिश्तेदार होने की वजह से उस पर 17-18 से एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिश्तेदार भी कम नहीं होना जरूरी है। अच्छा जी, ओके, हम केवल रिश्तेदार हैं इसलिए हम पर नहीं होगा, हम थोड़ा स्पेशल है, एनबीएफसी कहते हैं हम थोड़े से स्पेशल है, हम पर केवल तुम्हारे रिश्तेदार होने की वजह से इंडेस एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। Okay, if India's applicability date for a parent NBFC is different from the application date of corporate subsidiary, then how will the consolidated financial statement of parent NBFC be prepared? अब बताओ NBFC के जो CFS है वो किस में बनाए, AS में बनाए कि इंडेस फॉलो करते बनाए? चलो देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी वाई, कंपनी वाई पेरेंट को ऊपर रखते हैं, सब्सिडी को अपन ऐसा फ्लो चार्ट में नीचे रखते हैं। कंपनी वाई क्या है, एनबीएफसी पेरेंट कंपनी है, ओके पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी, ठीक है। और कंपनी एक्स, कंपनी एक्स नॉन फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी, ओके। ये है सब्सिडियरी, सब्सिडियरी कंपनी, ओके पेरेंट कंपनी और सब्सिडी कंपनी। चलिए तो अभी लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखो 2 पैरा है बस, कंप्लीट हो जाएगा। इन अकॉर्डेंस विथ in accordance with the roadmap, with the roadmap it may be noted, it may be noted that NBFCs having net worth, NBFCs having net worth of less than 500 crore shall apply इसमें पूरा लिखेगा अपन, एनबीएफसी ऑफ लेस देन 500 करोड़ बट मोर देन 250 करोड़, बट इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़, क्योंकि 250 करोड़ से अगर कम हुआ अनलिस्टेड के अंदर, अनलिस्टेड है ना एनबीएफसी कंपनी, अनलिस्टेड है, तो इन अकॉर्डेंस विद
the roadmap, it may be noted that NBFC is having net worth of less than 500 crore. अनलिस्टेड भी लिख देना चाहिए यहाँ पे, अनलिस्टेड NBFCs having net worth of less than 500 crore but more than 250 crore shall apply Ind AS from 1st April 2019. From 1st April 2019 onwards. Full stop. Further, holding subsidiary, associate, joint venture company of such NBFC. Further, holding subsidiary, joint venture, associate. शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तुम पूरा लिख देना. Associate of such NBFC. Such NBFC. Other than those covered by corporate roadmap. Corporate roadmap मतलब जो आपके लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कॉर्पोरेट रोडमैप मतलब 1 अप्रैल कौन सा 16 एंड 17 वाले, जो फर्स्ट फेज 1 फेज 2 था कंपनीज के लिए एनबीएफसी के अलावा. तो अगर एनबीएफसी की कोई होल्डिंग, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है, जैसे यहाँ पर ये एनबीएफसी है, ये इसकी सब्सिडियरी है, तो एनबीएफसी पर अगर एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 19 से, तो उसकी सब्सिडी पर भी 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, लेकिन किस पर? अदर देन दोज कवर्ड बाय कॉर्पोरेट रोडमैप shall also apply Ind AS. Shall also apply Ind AS from 1st April 2019. लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि भाई इस कंपनी एक्स पर तो पहले से ही एप्लीकेबल है, 17-18 से ही एप्लीकेबल है. तो क्वेश्चन ये है कि इस पर 17-18 से एप्लीकेबल है, तो क्या एनबीएफसी पर भी 17-18 से एप्लीकेबल होगा? नहीं, एनबीएफसी पे कब से एप्लीकेबल होगा? 19 से ही एप्लीकेबल होगा. ओके, लिखते हैं आगे. Accordingly, in the given case, company Y, NBFC, company Y, NBFC shall apply Ind AS, for the financial year beginning 1st April 2019 with comparatives. ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा तो पिछले साल के डेटा भी आपके साथ प्रेजेंट किए जाएंगे. ये हम पढ़ेंगे इंड AS 8 के अंदर. इंड AS 8 में आपको डिटेल में बताया जाएगा. विथ कंपेरेटिव्स फॉर द पीरियड ended 31st March 2019. तो 31 मार्च 2019, उससे पहले 31 मार्च 2018, ये सब एक साल पहले का तो देना ही देना होता है, बैलेंस शीट आपको P&L वगैरह. डन. कंपनी एक्स क्या बोल रहा है? कंपनी एक्स
shall apply. Company X shall apply Ind AS. Company X shall apply Ind AS in its statutory individual, सेपरेट बोल दो, इंडिविजुअल बोल दो, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18। क्वेश्चन वाला चला के बोल रहा है कि 17-18 इस पर एप्लीकेबल है एज पर द कॉर्पोरेट रोड मैप। आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को और इजी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सिंपली इस पर एप्लीकेबल है, लेकिन इसकी वजह से एनबीएफसी पर नहीं हो, होल्डिंग सब्जेक्ट वगैरह पे होता है, लेकिन इसकी एनबीएफसी पर स्पेशल रूल अप्लाई होते हैं, इसलिए सबसे पहले एनबीएफसी का रूल लिखा गया। इसलिए सबसे पहले एनबीएफसी का रूल लिखा गया कि भैया उन पर 1 अप्रैल 19 से ही एप्लीकेबल होगा, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, हाँ, इस पर 17-18 से एप्लीकेबल हो जाएगा। हाउएवर for the purpose of consolidation, for the purpose of कंसोलिडेशन। अब आप मुझे बताओ कि ये इंडेक्स फॉलो करते हुए बनाना है सीएफएस या एएस फॉलो करते हुए। कंसोलिडेशन बाय कंपनी वाई, पेरेंट कौन है, पेरेंट कंपनी कौन है, कंपनी वाई, एनबीएफसी। तो सीएफएस बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी, कंपनी वाई की। पेरेंट कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो सीएफएस तैयार करे। अब कंपनी वाई, इस पर तो क्या होगा, इस पर तो 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल हो गया, लेकिन इस पर 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हुआ है इंड एस। ओके, इंड एस इस पर 17 से ही एप्लीकेबल हो गया था। कब, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अब बात आती है क्या, सीएफएस। सीएफएस, सीएफएस के लिए क्या, सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं कब से, जब इस पर एप्लीकेबल ही इंड एस कब से है, 1 अप्रैल 19 से है, तो इंड एस एप्लीकेबल जब एसएफएस पे 1 अप्रैल 19 से है, तो सीएफएस भी 1 अप्रैल 19 से ही इंड एस एप्लीकेबल होगा। तो सीएफएस में आप ध्यान रखना, जो 17-18 है और जो 18-19 है, उनका सीएफएस या उनका एसएफएस अभी भी कैसे बनेगा, एएस फॉलो करते हुए बनेगा। एसएफ सीएफएस और एसएफएस जो भी है वो 17-18 और 18-19 का अभी भी एएस को ही फॉलो करते हुए बनेगा, कंपनी वाई का। कंपनी वाई के लिए बता रहा हूं, हाँ, 1 अप्रैल 19 से 19-20 एंड ऑनवर्ड्स आप इंड एस फॉलो करेंगे। ठीक है जी, इंड एस फॉलो करेंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है, क्या सर, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने बता दिया, कंपनी वाई के लिए 17-18, 18-19 में एएससी फॉलो करता है, 19-20 ऑनवर्ड्स ये इंड एस फॉलो करेगा, एसएफएस में भी और सीएफएस में भी। अब बात ये आती है कि जब ये 17-18 और 18-19 में एएस के अकॉर्डिंग सीएफएस प्रिपेयर करेगा, तो यहां पर 17 से ही इंड एस एप्लीकेबल हो गया था, तो 17 से यहाँ पे तो इंड एस एप्लीकेबल हो गया, तो 17-18, 18-19 के लिए कंपनी वाई के सीएफएस में जो डेटा है वो एएस के अकॉर्डिंग जाएंगे कि इंड एस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो करता है एएस को फॉलो और ये करता है इंड एस को फॉलो। तो ऑब्वियसली कौन बना रहा है सीएफएस, पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी अगर एएस फॉलो कर रही है तो सीएफएस बनाते टाइम एएस ही फॉलो किया जाएगा, भले ही उसकी सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट इंड एस फॉलो करती है, तो एएस ही फॉलो करना होगा। तो हम लिख देते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन बाय कंपनी वाई फॉर फाइनेंशियल ईयर्स
फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 18-19, लड़ाई तो इसी की है ना, उसके बाद तो वो कंपनी भी इंड एस फॉलो कर ही लेगी। तो 17-18, 18-19 के लिए कंपनी shall also prepare its individual financial statement as per AS. ओके, तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए बाय द कंपनी वाई फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 कंपनी कौन सा था सर? एनबीएफसी की सब्सिडी एक्स, कंपनी एक्स shall also prepare its individual financial statement as per AS। आसान भाषा में लिख देना, मतलब कंपनी एक्स को डबल मेहनत करना होगा। कंपनी एक्स को फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए डबल एफर्ट्स करने होंगे, डबल एफर्ट्स करने होंगे। ओके जी, डबल एफर्ट्स करने होंगे। एएस के अकॉर्डिंग भी बनाना है और सीएफएस के अकॉर्डिंग भी बनाना है, ठीक है ना। जो अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंड एस को फॉलो करते हुए तो बनाना ही है और एएस को फॉलो करते हुए बनाना है फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, क्योंकि तुम यही डेटा दोगे किसको? एनबीएफसी को, क्योंकि एनबीएफसी पर अभी भी एएस ही एप्लीकेबल है। ओके, तो एसएफएस आपको इंड एस पे भी बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी खुद की रिक्वायरमेंट है, और एएस के अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ेगा क्योंकि कंसोलिडेशन पर्पस के लिए तुमको एएस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके अपनी एनबीएफसी कंपनी, अपनी पेरेंट कंपनी को क्या करना होगा? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करने होंगे। चलिए, डन है। ओके जी, चलिए, तो इसी के साथ अपना क्या होता है, ये पहला चैप्टर जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। डन। तो 8 क्वेश्चन थे, बड़े होले होले हमने हर क्वेश्चन को लिख लिख कर किया है। थोड़ा और अपने अकॉर्डिंग अगर लैंग्वेज को इजी बनाना है तो आप बना सकते हो। समझाने के लिए मैंने थोड़ा बुकिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर लिया, बट कोई बात नहीं, आप अपने आराम से अपनी लैंग्वेज में से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।